तो ये हमारी लास्ट सेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में ये सवाल दिया था। कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, उन्होंने कब एंट्री करी ऑफिस में, कब वो ऑफिस को छोड़ के गए, उनका टाइम यहाँ पे नोटिस में है। हम लोगों को उनके वर्किंग आवर्स निकालने हैं, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ढूंढना होगा। तो फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, देखिए दो तरह की शिफ्ट होती है ऑफिस में। एक होती है जो उसी दिन में शुरू होती है और उसी दिन में ख़त्म होती है। जैसे ये बंदा 9:30 बजे आया उसी दिन में, और उसी दिन में 2 बजे चला गया, तो ये उसी दिन की इंसिडेंट घटना है जो शुरू हुई और ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा जब आप धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं तो एक डाटा आपको ऐसा दिखाई देता है जिसमें जो काम है वो डे 1 में शुरू हुआ लेकिन वो एंड हमारा डे 2 में हुआ। तो डे 1 में शुरू हुआ लेकिन एंड हमारा डे 2 में हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया है क्या है। तो ये जो लास्ट वाला जो टाइम है ना, इसमें क्या है कि डे 1 में काम शुरू हुआ और डे 2 में आपका वो काम जो है ख़त्म होता है। तो इस वाले सवाल में प्रॉब्लम आएगा, ऊपर में तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। आपको क्यों नहीं आएगा मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो काम आपको पता है क्या करना है। जहाँ पर भी ये फॉर्मेट है ना, जहाँ पर ये फॉर्मूला आपको निकाल के लाना है, इसका फॉर्मेट आपको टाइम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? टाइम में। तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लो जितने भी हैं, ठीक है। उन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए होम, यहाँ पे नंबर सिस्टम होता है ये ना, इस पर क्लिक करके आपको जाना है डेट और टाइम पे, ये रहा टाइम, ठीक है। और टाइम पे जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट, दिख रहा है आपको ये रहा 13:30 वाला, और ये चेंज कर दिया। ये हो गया चेंज हमारा पहला काम। अब आपको क्या करना, बहुत ही सिंपल है यार। जब आप गए उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब इस सवाल को करते कैसे हैं, आउट टाइम है ना जो आपका, उसको सिलेक्ट करके माइनस कर दो इन टाइम, ठीक है। आपको आपके वर्किंग आवर्स पता चल जाएंगे, 4.5 घंटे वगैरह, ठीक है। देखिए जो दिन ही दिन में काम हो रहा है, उसी दिन में स्टार्ट होता है, उसी दिन में ख़त्म होता है, वो तो सवाल आ जाएगा निकल के। लेकिन जो काम पहले दिन में शुरू होता है और अगले दिन में ख़त्म होता है, उसका आंसर नहीं निकलेगा, वो आपको गलत कर देगा। देखो आंसर गलत हो गया। अब इसको सुधारने का तरीका क्या होता है, देखो एक बात बताओ, डे 1 में काम शुरू हुआ, अच्छा रात को 12 बजे के बाद ना अगला दिन लग जाता है, एक दिन ऐड हो जाता है हमारे काम में। तो इसमें ना एक ना प्लस कर दो, आप ध्यान समझो। इसमें क्या करना है आपको ना, 1 प्लस करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1 है ना, प्लस कर दो इस पूरी इक्वेशन में। एक दिन, एक 1 का मतलब एक दिन है, अब वो अगला दिन ऐड हो जाएगा और आपको उत्तर मिलेगा तुरंत। देखो ऐसे देखो 10.5 घंटे काम किया ना, ये 4.5 घंटे ये वाले, 7:30 बजे से रात के 12 बजे तक 4.5 घंटे, 4.5 बजे के ना, ये 4.5 होते हैं, 7:30 से 12 बजे तक 4.5 घंटे होते हैं। 7:30 से 8 आधा घंटा, फिर 8 से 9, 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा हो गया, फिर 8 से 12 में 4 घंटे हो गए, कुल मिला के 12 घंटे, मतलब है ना 4.5 वो और 6 ये 10.5 घंटे हो गए। सवाल निकल गया, नहीं समझे? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेक्स्ट फॉर्मूले पे बहुत काम होता है, टेक्स्ट में डाटा होता है और हमें उसमें अपना काम करके निकाल के देना होता है डिटेल से चीज़ें, ठीक है। इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरे पास शीट है, इस शीट में मैंने पहले की तरह यहाँ पर सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, फॉर्मूले का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्या काम करता है वो बगल में लिखा हुआ है, और इसका एग्जांपल मैंने पीले कलर की पट्टी पे यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है अपर। अपर फॉर्मूले का काम होता है, कोई भी टेक्स्ट अगर हमको दिया हुआ है तो ये उसको कैपिटल केस में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे सामने छोटे अक्षरों में टाइगर लिखा हुआ है, अब हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे इक्वल टू करके अपर ऐसे, और सामने से डाटा दे देंगे, ये इसको कैपिटल एक्सेल नहीं होता केस सेंसिटिव, कैसे हो सकता है? अपर में बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब मैंने अपर लगाया, बड़ा हो गया ना। ये जो डाटा यहाँ पे था ये क्या हो गया, बड़ा हो गया हमारे पास। अच्छा कोई डाटा अगर हमारे पास कैपिटल लेटर्स में है और हमको छोटे अक्षरों में लिखना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है लोअर। ऐसे आप इसको वो डाटा दे दें और ये उसको ना अपने आप से लोअर में ही कन्वर्ट करेगा ऐसे, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल, यानी
हर वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम सिंह, अब यहाँ पर हम देखो देख सकते हैं आर राम का आर और एस सिंह का एस पड़ा है। अगर ऐसा हमें करना है तो फॉर्मूला हम प्रॉपर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सीधा प्रॉपर ऐसे, सामने से डाटा लो तो वो अपने आप कर देगा इसको सेट आउट, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट। इसका काम होता है अगर हमें कभी कोई डाटा लेफ्ट साइड से बाहर निकालना हो टुकड़ों में, ठीक है। अगर मेरे को लेफ्ट साइड से कोई डाटा, जैसे देखो जतिन है, मेरे को उसका जे निकालना है केवल पहला अक्षर, तो लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड से कितने अक्षर उठाने हैं, एक अक्षर उठाना है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ फॉर्मूले में लिखूँगा ऐसे। आप लिखोगे लेफ्ट, यहाँ से आप लोगे ये डाटा और जितने लेटर्स आपको पिक करने हैं उनकी संख्या, 2 लिखूँगा 2 आ जाएंगे, 3 लिखूँगा 3 आ जाएंगे, 1 लिखूँगा 1 आ जाएगा। देखो ऐसे सब में, किसी भी चीज़ में जितने नंबर ऑफ लेटर्स आप लिखोगे उतने निकल जाएंगे। नहीं 1 1 नहीं, जैसे मैं इसको मैं लिख देता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ श्याम यादव, ठीक है, श्याम यादव लिख दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे लगाना है लेफ्ट, मैं लेफ्ट में डाटा ले लूँगा। अब जितने नंबर ऑफ लेटर लिखूँगा ना उतने आएंगे। अगर मैंने 2 लिखा ना तो इसका उत्तर आएगा SH। लेफ्ट वाले, हाँ लेफ्ट से उठाता है ना सेंटेंस, बस फर्स्ट वर्ड का लेफ्ट वाला आ जाएगा। वर्ड नहीं, मतलब इसको 6 लिख दूंगा तो 6 लेफ्ट से, यानी SHAMY स्पेस भी आ गया। हाँ ओके, है ना, लेफ्ट से उठा के देता है। हाँ, मैं 6 लिखा ऐसे, नंबर लिख दोगे उतने आएंगे, उतने आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से राइट का होता है, राइट का होता है। अब जैसे मेरे को उसका सरनेम उठाना है, 5 अक्षर का है, मैं डाटा के पास जाके 5 लिख दूंगा। इसकी कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? पढ़ती है ना, आईडी कार्ड में नाम होते हैं ना, उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग करना होता है ना। कोई आईडी कार्ड में पूरा नाम लिखा हुआ है तो फर्स्ट नेम को अलग करो, लास्ट नेम को अलग करो, मिडिल नेम को अलग करो, ठीक है। तो हमारे नाम का मिडिल नेम भी होता है ना। आप अपना पूरा नाम बताओ। जेनिफर, पूरा नाम, फुल नेम जेनिफर गुस्सारिया। गुस्सारिया नहीं समझा मैंने, पंजाबी होते हैं, याद होते हैं। जेनिफर गुस्सारिया पूरा नाम नहीं, अभी भी नहीं बताया आपने पूरा नाम। राजेंद्र सिंह चाहल। हाँ काफ़ी हद तक आप पहुँच गए हो, मोस्टली मेरे को लगता है। ऑनलाइन क्लास अवेलेबल, रिटर्न टू द होम स्क्रीन। अच्छा, अगला हमारे पास फॉर्मूला होता है मिड। इसका यूज़ किया जाता है जब आपको कोई डाटा बीच में से उठाना हो। एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर लिखा हुआ है और मुझे इसके बीच में से PUT पुट उठाना है, तो आप फॉर्मूला मिड लिखेंगे, सामने से डाटा ले लेंगे। उसके बाद आपको स्टार्टिंग नंबर बताना है। जैसे मेरे को PUT पुट उठाना है ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, P कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से, तो आप इसका स्टार्टिंग नंबर 4 लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने उठाना चाहते हो। तो मेरे को PUT पुट उठाना है तो इसमें संख्या हो गई 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। तो वो P से शुरू करेगा, 3 लेटर उठा लेगा, तो क्या क्या निकल के आ जाएगा PUT। ये देखो आ गया उत्तर, सो वी गॉट अ PUT। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ आपके रिवीजन के लिए कि आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर मैं क्या क्या नंबर पास करूँ ताकि MP उठ के आ जाए। हाँ MP 3 और 2। हाँ अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या डालूँ कि यहाँ पर उठकर आ जाए। अच्छा, पहले जहाँ से जितने नंबर उठाने हैं और जहाँ से उठाना है तो नेक्स्ट टाइम। हाँ पुटर लेना है मेरे को, पुटर कितने क्या लिखना पड़ेगा पुटर के लिए। पुटर पुटर 4 और 5 5 अक्षर है पुटर से। 4 P लेटर हो गया स्टार्टिंग और 5 अक्षर हो गए, तुरंत आता है। नहीं सर, जो पहला डिजिट है तो जहाँ से स्टार्ट होना है
वो पी से स्टार्ट होना है तो P पी से का अक्षर हो गया 4, अच्छा, और जितने फिर ले लेटर लें उनकी संख्या, ठीक है ना, आसान, इतना डिफिकल्ट नहीं, सवाल आएंगे तब बनते हैं डिफिकल्ट। अभी अगला सवाल हमारा सब्स्टिट्यूट फार्मूला, इसका काम होता है रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद द न्यू वर्ड, पुराने को नए में बदलता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा लिखा हुआ है, कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ना हमको ना इसमें मशीन को गैजेट में कन्वर्ट करना है, मशीन को गैजेट में कन्वर्ट करना है, बदलना है इसको, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ऊपर से डाटा ले लूँगा, इसको मैं बदलूंगा, पुराना शब्द लिखूंगा पहले मशीन, उसके बाद नया वाला वर्ड जिसमें बदलना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गैजेट्स, ये बदल जाएगा, वो ढूंढेगा उसको और चेंज कर देगा। आगे समझ, जितनी भी मशीन आ गए तो होंगी सब बदल जाएगा एकदम कुछ। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है रिपीट। रिपीट फॉर्मूला यूज करते हैं जब आप एक ही वर्ड चेंज हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं सारे एक समय पर एक समय पर एक। अच्छा, और रिपीट में क्या होता है कि रिपीट के अंदर हम कोई भी लेटर बार बार लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे स्टार 10 बार लिखना है, 10 बार, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा रिपीट, मेरे को कौन सा लेटर रिपीट करना है, स्टार, और कितनी बार रिपीट करना है संख्या लिख दो, मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया तो 30 पर आएगा, और 10 कर देते तो 10 बार आ जाता, तो रिपीट से ही हो जाता है। हो गया समझ। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेशन, इसमें हम दो वर्ड को आपस में जोड़ना सीखते हैं। देखो मैंने लिखा कॉनकैटिनेट, पहला वर्ड मैंने ले लिया राम, ये वाला उठा के, अब बीच में स्पेस अपनी तरफ से डाल दिया, नाम में स्पेस भी होना चाहिए, और लास्ट नेम ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जुड़ के क्या बन गया, राम कुमार। हाँ क्या, अब ये सारा डायनेमिक है, कल को यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम बदला मैंने तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है लेंथ, ये क्या करता है, ये किसी भी डाटा की लेंथ निकालता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे क्या बात कर दी आपने। देखो यहाँ पर आप सीधा ऐसे लगाओ, अपर लिखो यहाँ पे ऐसे अपर, अब ये सारा डाटा जुड़ के क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। अरे प्रॉपर 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 लगा दो, आप यहाँ लिख दो प्रॉपर, ये प्रॉपर हो गया, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास अगला है लेंथ। लेंथ क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ लेटर इन द गिवन टेक्स्ट। अब हमारे सामने यहाँ पे टेक्स्ट है राम, हमें इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर हैं वो काउंट करना है, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं लेंथ में से, सामने से ले लेंगे डेटा और इसकी लेंथ बता देगा, तो 1 2 3 है, 3 आएगा। स्पेस को भी काउंट करता है, अगर मेरे पास यहाँ पे ना स्पेस होगा ना, ये काउंट हो जाएगा, 4 बताएगा, स्पेस भी काउंटेबल है। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है फाइंड, इसका काम होता है फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी लेटर और द वर्ड इन द गिवन टेक्स्ट। मेरे पास यहाँ पर एक वर्ड है कंप्यूटर, इसके अंदर मेरे को टी की पोजीशन पता करनी है कि टी कहाँ पर है, तो देखो मैंने टी लिखा तो उसकी पोजीशन अपने आप यहाँ आ गई 6। आई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगेगा फाइंड, सबसे पहले आपको देना है फाइंड टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट आपको ढूंढना है वो बताओ, वो है टी। उसके बाद लिख रहा है विद इन अ टेक्स्ट, यानी वो किस में से ढूंढना है वो बताओ, हमें ढूंढना है इसमें से। अब वो टी को इसमें ढूंढेगा और उसकी पोजीशन बता देगा अपने आप, 6 नंबर पे 6 आ गया। अच्छा सर, ये बताना अगर इसकी जगह सेंटेंस हो उसमें हमें टी ढूंढना, तो वो इसकी बार होगा वो नहीं, जो पहला मिलेगा, जो पहला मिलेगा हाँ वही, हाँ, बाकी को नहीं करेंगे। आज आप सही सवाल पूछ रहे हो कैसे तो जो पहला मिलेगा, जैसे अभी ये समझ में आया ये वाला टॉपिक, तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ओ लिखता हूँ, ठीक है ना, तो ओ की पोजीशन बताएगा, 2 आगे है ना। अगर मैं यहाँ पे एम लिखता हूँ तो एम की पोजीशन बताएगा। अब जैसे इन्होंने सवाल पूछा मेरे से कि सर इसमें अगर 2 बार लिख रहा हो टी तो किसकी बताएगा पोजीशन, मान लो मैंने 2 बार लिख दिया, ये पहले वाले की बताएगा, पहले वाले की बताएगा, लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे की बताए, ठीक है। तो उसका तरीका देखो क्या है, इसी फॉर्मूले में जाओ आप, ठीक है, इस फॉर्मूले में, और इसका आंसर कितना निकला था, 6 निकला था आंसर, तो 6 मतलब ये वाली पोजीशन हो गई टी। अगर मैं टी के आगे से ढूंढना स्टार्ट करूँ तो वो आगे अगला टी तो ढूंढेगा, तो टी के आगे वाली पोजीशन कितनी हो गई, 7 हो गई, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7। अब वो 7 घर छोड़ के डाटा ढूंढना स्टार्ट करेगा और आपको अगले टी की पहचान बता देगा।
अब ये दूसरा टी मेरे को निकाल के दे रहा है, इस डाटा में से दूसरा टी कहाँ पर है, 15वीं पोजीशन पे है, ऐसे निकाल के दे रहा है। आगे समझ में? अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ट्रिम। ये क्या करता है, इट रिमूव द अननेसेसरी स्पेस, यानी जिस स्पेस की नीड नहीं होती, बेकार के गलत स्पेस होते हैं उनको ठीक कर देता है ये। जैसे देखो यहाँ पर, देखो राम के आगे भी स्पेस है ना, पीछे भी है, बीच में भी है, बेकार का स्पेस गिरा हुआ है, ये ख़त्म करना है हमको, ऐसा बनाना है इसको। तो फॉर्मूला आप ट्रिम यूज़ करके डाटा दे दो, बस ये डाटा है, ये उठा के देना है, ये अपने आप सही कर देता है इसको। बीच में एक स्पेस की आवश्यकता होती है तो इसने एक डाला है बस, बाकी सब हटा देगा। तो यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले थे टेक्स्ट वाले, एक बार आप गो थ्रू कर लो, इनमें कोई बचा तो नहीं, ये सारे मैंने बताए हैं, अभी कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लो, और कोई रह गया हो तो पूछ लो, मैंने तो ये कर दिया कवर। कोई कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड कितनी बार आपको काउंट करना होता है? वो काउंटिंग से होगा, रिपीट तो बता दिया ना, स्टार करके। अच्छा, स्टार नहीं बताया था, ठीक है। अब आप लोगों की एक्सरसाइज के लिए कुछ सवाल है मेरे पास, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे देखिए यहाँ पे व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है ना, तो हमें इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है, ओके। अब आप में से कोई ट्राई करो, पहले कौन करेगा, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट नेम अलग हो जाए, लास्ट नेम अलग हो जाए, करेगा कोई? चलो मैं बता, या तो मैं इसको एज अ होमवर्क दे दूँ, घर से कर लेना, अगर आप कहते हो कि सर मैं कर दूँ तो मैं कर देता हूँ अभी। ये तो इसको फर्स्ट 3 लेटर्स और बाउंस के फर्स्ट फुल नेम, फिर अगर यहाँ पे नाम चेंज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो तो पहले 3 लेटर उठाए, हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे पहला नाम उठ के आ जाए। यहाँ पे चाहे मैं कोई भी नाम डालूँ तो हमेशा पहला नाम उठ के आ जाए। अभी इसका पहला नाम राज है तो यहाँ पे राज आना चाहिए। कल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रहीम तो रहीम उठ के आना चाहिए। अब ये नहीं, अब रहीम में तो 5 अक्षर हो गए ना, है ना। अब हमें सोचना पड़ेगा बियॉन्ड द लिमिट, है ना, लॉजिक लगा के। तो मैं बता देता हूँ नहीं, इसमें फिर आप ऐसी सिचुएशन डाली थी जब तक ये स्पेस नहीं आ रही। हाँ, स्पेस लॉजिक क्या लगा, स्पेस ढूंढना है। ऐसा स्पेस को ही ढूंढते हैं, चलिए फाइंड करना है स्पेस। किसमें? इसमें। ये मेरे को स्पेस की पोजीशन बता देगा। अब स्पेस के लेफ्ट साइड का डाटा जो भी होगा वो फर्स्ट नेम है, तो स्पेस की पोजीशन अगर 6 है तो लेफ्ट साइड का डाटा 5 तक हुआ। अब मेरे को अपने इस फॉर्मूले में क्या लॉजिक लगाना है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा लेफ्ट, ये उठा लिया टेक्स्ट। अब नंबर ऑफ लेटर पूछ रहा है, नंबर ऑफ लेटर लगते हैं ना यहाँ पे, तो ये आ गया 6 में से 1 कम कर दो। ये लॉजिक लग गया खतरनाक। ये आ गया नाम रहीम खान, रहीम आ गया ना अलग। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ चाहे राज, तो राज आ जाएगा। लॉजिक का ही तो खेलते जरा, गुड फॉर ऑल नेम्स, सभी के लिए। हाँ, एक सबके एक का निकाल दिया ना, अरे सबका आ गया। इसीलिए तो एक्सेल में काम करते हैं, एक का निकाला सबका नहीं निकल गया। अब मान लो ऐसे 30,000 लोग काम करते हैं ऑफिस में, एक का निकाला ट्रैक करा सारा डेटा, है ना। अब लास्ट नेम रहेगा, ये अपने आप निकाल लेना। इसके लिए लॉजिक सोचना कैसे लगेगा, या मैं निकालूं? स्पेस के बाद वाला, स्पेस के बाद कितने लेटर हैं वो कैसे पता चलेगा, यही तो सवाल है। स्पेस के कितने पीछे लेटर हैं वो निकालना आसान है। स्पेस में से जितना भी 1 कम करोगे पीछे का डाटा आ जाएगा। आगे का कैसे निकालोगे, स्पेस के बाद कितने लेटर हैं, हाउ यू कैन फाइंड। लॉजिक का तो सारा खेल है। बता देता हैं, चलो देखो। पहले स्पेस ढूंढो राइट से, फिर पोजीशन कैसे निकालोगे। राइट में नंबर ऑफ लेटर्स निकाले जाते हैं ना, राइट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, स्पेस प्लस बताओ कैसे। मैंने लिखा राइट, डेटा ले लिया, अब नंबर ऑफ लेटर क्या दोगे, बोलो। स्पेस प्लस वन से कैसे निकलेगा। अब देखो इस वाले सवाल की बात करो, इसका स्पेस का पोजीशन कितना है, 4 है, 4 है ना। अच्छा, इसका नाम है ना, मान लो इसका नाम है राज मल्होत्रा, नाम है राज मल्होत्रा, ओके। अच्छा, इसकी स्पेस की पोजीशन कितनी है, 4 है, और आपने कहा +1 कर दो, तो कितना हो गया अक्षर, 5 हो गया। तो राइट से 5 अक्षर उठा लेगा तो गलत आएगा ना डाटा, हमें तो सारा ही चाहिए ना, कैसे आएगा। क्या इसमें चीनी भूल गया हो,
हाँ निकला। तो चलो मैं बता रहा हूँ जरा, ये पूरा ही नाम लेना पड़ेगा इसमें। मैं बता दूँ, बहुत सिंपल है। स्पेस की पोजीशन निकालो पहले। स्पेस का तो सारा खेल है, ये निकल गया। अब राइट में कितने लेटर हैं इसका लॉजिक बताऊँ? राइट के लेटर ही तो ढूंढने हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसकी टोटल लेंथ में से ना, इसकी टोटल लेंथ में से ये वैल्यू कम कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, टोटल लेंथ में से ये कम कर दो तो सारा डाटा राइट का ही तो बचेगा। ये एक बच्चा भी अगर क्रैक कर देता सवाल तो सवाल हो जाता। ये मैं कहने वाला था। अब मैं इसको स्पेस के बाद अब पूरा मैं लेके नंबर और स्पेस के बाद अब मैं इसको इसमें मिला के मिक्स करके सवाल कर रहा हूँ। देखो कैसे होगा। मैंने लगाया राइट, ये डाटा हो गया। अब नंबर ऑफ लेंथ पूछ रहा है, कैसे निकालूंगा? पहले तो इस पूरे डाटा की लेंथ निकाल लूंगा और उसमें से ये फाइंड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा स्पेस वाला डाटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है लेकिन ऐसे ही बना फॉर्मूला। अभी मैं एंटर करूंगा, वी गॉट एन आंसर। अभी एक हमारा सबके लिए ऑल इन वन हो गया था एक्सप्लेनेशन है। नीचे प्रैक्टिस कर लेना, सेम ही है। अब ये वाला सवाल खुद से निकाल देना। कहाँ गया भाई? ये रहा। ये ईमेल आईडी लिखी हुई है, उसमें यूज़र का नाम @ से पहले है और डोमेन @ के बाद है। तो यूज़र का नाम यहाँ प्रिंट करो, डोमेन यहाँ। अभी जैसे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करा था, वहाँ पर था स्पेस और यहाँ पर @ सेम फॉर्मूला लगेगा, स्पेस की जगह @ लगेगा बस। ठीक है। चौथा टास्क, यहाँ पर आपको कुछ कोड में नंबर दिए गए हैं, आपको इसमें छुपे हुए नंबर यहाँ प्रिंट करने हैं। इसमें छुपे हुए जो नंबर हैं वो यहाँ प्रिंट करने हैं। ओके, ये ढूंढना कैसे करोगे? कर लोगे या मैं बताऊँ? अरे इसमें नंबर क्या लिखा हुआ बताओ आप। तो उत्तर आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? 768। तो वो आ गया। सिर्फ नंबर, जो इसमें नंबर है ना वो लिखने हैं, फॉर्मूले से करना है काम। ठीक है, कर लोगे या मैं बताऊँ? हाँ नहीं हुआ तो फिर तो लास्ट है ही ना। ओके, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना सीख नहीं पाओगे। ट्राई करना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। पाइथन इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस कोर्स। आपको इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, स्पेस काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं, स्पेस काउंट नहीं होने चाहिए। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था लेंथ वाला, उसमें क्या था कि स्पेस भी काउंट होता था, दिखाया था ना आपको। तो अगर आप लेंथ फॉर्मूले से इसको काउंट करोगे, पता है इसका उत्तर कितना आएगा? लेंथ डेटा, देखो इसका उत्तर आएगा 40, जब इसका उत्तर आना चाहिए 32। कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेना सवाल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे खत्म हो जाते हैं टेक्स्ट वाले। अभी किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिन 28 तारीख 7। अच्छा बाद में डेटा ही नहीं है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की। ठीक है, इफ एल्स वगैरह लगाना सीखेंगे, इफ एंड और इफ एरर सम इफ इनको लगाना सीखते हैं। तो मैं एक सैम्पल फाइल निकाल लेता हूँ पहले। 60। हाँ 10 और बढ़ा लो। तो लॉजिकल फंक्शन पढ़ते हैं। 60। अरे काम के हैं सारे, वही बताऊँगा, फालतू की नहीं। देखो यहाँ पर अभी हमारा अगला जो फॉर्मूला है उसका नाम है इफ़। ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है, इसमें हम डिसीजन लेना सीखते हैं कंडीशन के आधार पे। कंडीशन का आंसर दो ही आता है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब हम यहाँ चाहेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारा ये आंसर प्रिंट हो, अगर फॉल्स हो तो ये आंसर प्रिंट हो। गॉट इट? तो यहाँ पर एक सवाल आता है, ये हैं कुछ बच्चों के नाम,
ये हैं उनके मार्क्स, हमको उनका ग्रेड बताना है। ग्रेडिंग का पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जिस बच्चे के नंबर 35 से कम होंगे वो फेल होगा और नहीं तो पास माना जाएगा। गॉट इट? तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ़। अब मैं यहाँ लगाऊंगा कंडीशन। कंडीशन क्या लगाऊंगा? सामने का डाटा मेरे को चेक करना है, सामने का डाटा उठाओ और इसको चेक करो, अगर इसकी वैल्यू बड़ी है या बराबर है 35 के ऐसे, तो क्या आंसर प्रिंट होना चाहिए वो यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पर पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू इफ ट्रू, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये आंसर ट्रू है ना तो वो प्रिंट होगा जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास्ट। कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो आप स्क्रीन पे प्रिंट करते हो उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। अदरवाइज यहाँ पे हम लिखेंगे फेल। दो ही आंसर होंगे, अगर पास हुआ तो पास, फेल हुआ तो फेल। ये जो कंडीशन है आपकी अगर ट्रू हो गई तो मैसेज आएगा पास्ट, अगर ये फेल हो गई कंडीशन तो मैसेज आएगा फेल। अभी अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर मैं बात करूँ तो ये कंडीशन फेल है, क्योंकि 12 की जो वैल्यू होती है वो 35 से बड़ी नहीं होती है। तो कंडीशन के फॉल्स होने का मतलब है सेकंड पैरामीटर का रन होना। तो ये वाला पोर्शन रन कर देगा जिसमें हमने फेल्ड लिखा हुआ है। अब एक बार सवाल निकाल के बार बार नहीं लिखना होता, आप इसको ड्रैग कर सकते हो, देन आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। ओके, अगला सवाल है उसके लिए। देखो, अगर मान लीजिए आपकी 3 कंडीशन हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इस सवाल को, है ना? तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम है। इस बार ग्रेड देना है, 35 से कम वाले को सी देना है, 60 से कम वाले को बी देना है और सबको ए देना है। सवाल कैसे निकाला जाएगा? आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ़, सामने से डाटा ले लेंगे। कंडीशन क्या रहेगी? अगर इसकी वैल्यू 35 से कम है, पहली कंडीशन यही थी, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सी। अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करेंगे? अब मेरे पास 2 चॉइस बच रही है। जब तक हमारे पास 2 चॉइस रहती है हम आगे इफ़ लगाते रहते हैं। जब तक हम पे 2 चॉइस बच रही है ना, हम आगे इफ़ लगाते रहेंगे। जब वो खत्म हो जाएंगी 2 चॉइस बचना, फिर हम छोड़ देंगे। कितनी भी आगे लगाते जाओ जब तक 2 चॉइस बच रही हैं। अभी देखो सी की खत्म हो गई ना, अभी भी 2 बच रही हैं, तो मैं फिर से लगाऊंगा इफ। डाटा लेंगे सामने से और इसमें कंडीशन चेक करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 60 से छोटी है तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी, और नहीं तो ए। खत्म। एक में तो अब देखो एक बच गई। अब कंडीशन एक के केस में नहीं देखते आगे एक लगा के, समझे? तो यहाँ पे सीधा ये लिख के छोड़ दो। अब इन ब्रैकेट्स को बंद करो। देखो इफ वाला रेड कलर का ब्रैकेट खुला हुआ है और पहले वाले इफ का ब्लैक कलर का ब्रैकेट खुला हुआ है। सारा ब्रैकेट बंद हो गया, एंटर किया, यू गॉट एन आंसर। अभी एक का निकला, बाकी सबका निकलेगा। ड्रैग करो एंड आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके, अब हमारे पास आता है अपना अगला सवाल, एंड फॉर्मूला। एंड फॉर्मूले से पहले आपके लिए है टास्क। बिजली बोर्ड है एक, हरियाणा बिजली विभाग निगम लिमिटेड। घर में आता है वो यूनिट चेक करने के लिए, जिसको लाइनमैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुरानी यूनिट या आपकी नई यूनिट दर्ज करता है। कितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, यूनिट की संख्या आ जाती है, दैट इज़ 235। यहाँ पर एक बिलिंग पैरामीटर्स दिया हुआ है। अगर आपकी बिजली की यूनिट कंज्यूम्ड यूनिट की संख्या 0 और 100 के बीच में आती है तो प्राइस होगा 2.5 रुपये पर यूनिट। अगर उनकी संख्या 101 और 300 के बीच में आएगी तो प्राइस रहेगा 4.5 रुपये पर यूनिट, और 300 से ऊपर की यूनिट का 7.5 रुपये। अभी आप किस रेंज में आते हो, किस दायरे में आते हो? 101 से 300, यानी 300 की रेंज में हो आप, तो आपकी पर यूनिट का जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 4.5 रुपये। तो आपको ये इफ़ एस का फॉर्मूला लगा लोगों के कैलकुलेट करना है, ठीक है? लॉजिक लगाना होता है, ठीक है? देखो अगला हमारा फंक्शन है एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, क्राइटेरिया मतलब, ठीक है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होता है तब हम या तो एंड यूज़ करते हैं या फिर और यूज़ करते हैं। नहीं कोई नहीं, आ जाओ, अभी स्टार्ट नहीं किया, आ जाओ। आगे ऑर्डर बता दिया रास्ता। फिर होता है कई बार हमारे को भी कॉल होता है, तो कई बार जैसे आपने अपने नंबर से बुक किया होगा इसलिए उसने आपको कॉल किया। हाँ, वो एक्चुअली मैंने लोकेशन कहीं की डाली थी, वो कहीं और पे खड़ा था। तो हमारे पास यहाँ पर अगला फॉर्मूला है एंड और। इन दोनों को समझो, इन दोनों में बहुत बड़ा रिलेशन होता है। ये फॉर्मूले तब यूज़ करते हैं जब किसी
आंसर तक पहुंचना है, लेकिन इस बार क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है। अभी पिछला जो सवाल था उसमें हमें अपने आंसर तक पहुंचना था, लेकिन क्राइटेरिया एक ही था, मार्क्स। हमको मार्क्स को चेक करना था, है ना। इस बार क्राइटेरिया एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होंगे। तो उस केस में क्या लगता है, या तो एंड लगता है या और लगता है। अब हमको समझना है कि एंड कब लगाना है और कब लगाना है। मेन तो समझ गए हम कि जब क्राइटेरिया एक से ज़्यादा होता है तब ये दोनों लगते हैं, लेकिन एंड का क्या यूज़ होता है। देखो, एंड आप तब लगाओ जब आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि जो दो क्राइटेरिया आपसे पूछे जा रहे हैं और वो दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए, तब तो एंड लगाओ। दोनों करेक्ट होने चाहिए। अगर कोई एक करेक्ट होना चाहिए तो आप और लगाओ, समझिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना सिनेरियो को इमेजिनेशन करके कि यहाँ पे एंड लगना चाहिए कि और लगना चाहिए, ठीक है। मैं एक मतलब केस स्टडी देता हूँ, मैं बोलता हूँ कुछ है, स्टेटमेंट दूंगा 4-5, आपको पूरा गंभीरता से समझते हुए। और में दोनों फॉल्स नहीं, और में कोई भी एक ट्रू। हाँ, एक्चुअली मैंने पढ़ा है एंड ऊपर में थोड़ा टेबल वही है, वही जैसा पढ़ा है, अभी आ जाएगा माइंड में, डोंट वरी। और में मतलब कोई एक ट्रू और एंड में दोनों ट्रू, ठीक है, ओके। तो मैं केस स्टडी देता हूँ, मतलब एक सिनेरियो समझाता हूँ, सीन, आप मेरे को बताना क्या लगेगा। अच्छा, मान लो एक जगह पर आप गए, अपने डॉक्यूमेंट जमा किए, उन्होंने बोला कि इस जॉब को पाने के लिए 2 शर्तें हैं। आपने पूछा क्या। पहली शर्त कि आपकी ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। दूसरी शर्त कि आपके पास डेटा साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप खुद दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ यहाँ पर टोटल कितनी शर्तें हैं? दो कंडीशन है, 2 शर्तें हैं। अच्छा, इनकी सारी बातचीत में आपको क्या लगता है, यहाँ पे एंड लगना चाहिए कि और? एंड। कारण दोनों क्राइटेरिया। अब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा +2 पास हो, वो भी डेटा साइंस का सर्टिफिकेट यहाँ से लेके चला गया तो उसको जॉब नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन भी चाहिए। अभी समझ में आ गया ना? एंड दोनों कंडीशन, तो एंड लगता है। हाँ, कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जहाँ पर ऐसे पूछा जाए कि एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में मतलब सेल लग रही है बाहर, ठीक है, तो उसके बाहर लिखा हुआ है कि संडे को शॉपिंग करो, आपको कूपन मिलेगा, वाउचर, उसमें इनाम है, चाहे आप 1 रुपये की माचिस खरीदो, लेकिन उसमें कूपन निकलेगा। पैसे की कोई वो नहीं है कि कितने का खरीदना है, बट संडे का शॉपिंग करो, आपको इतने का मिलेगा। अच्छा, दूसरी उसमें एक शर्त ये लिखी हुई थी, अगर आप वीकडेज में शॉपिंग करते हो ना, संडे के अलावा, तो अमाउंट जो है ना आपका, अमाउंट आपका होना चाहिए 5000 से ज़्यादा। अमाउंट कितना होना चाहिए? 5000 से ज़्यादा। कंडीशन कितनी हो गई? पहली कंडीशन क्या थी? डे को चेक करना है, दूसरी अमाउंट को चेक करना है। अब आप खुद सोच के बताओ क्या लगेगा, एंड लगेगा कि और लगेगा? और देखो, दोनों कंडीशन भी होनी चाहिए। नहीं, संडे को नहीं करो शॉपिंग। अच्छा, अगर दूसरे दिन मतलब 5000 से ज्यादा, हाँ, संडे को मत करो। अमाउंट वाले केस में हमें अमाउंट देखना है 5000 से ज़्यादा, और उस वाले केस में हमें संडे देखना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? और लगेगा, है ना। अब हम इस वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है, सो हम वहाँ पे और लगेंगे। अब हम इस सवाल को करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो पहला सवाल आपके सामने है कि ये 2 अमाउंट हमारे पास हैं, 2 दिन हमारे पास हैं, हमें इनमें उन लोगों का पता करना है जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है या फिर 5000 से ज़्यादा को शॉपिंग किया है उनका। तो हमें सबको पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला और लगेगा, और लगाओ। कंडीशन लगाना स्टार्ट करो। पहली कंडीशन अमाउंट के लिए थी, अमाउंट पकड़ा हमने, यहाँ लिखा >5000। दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के लगती है, वो डे के लिए थी, सामने से डे ले लिया आपने और इसको मैच करा कि ये संडे होना चाहिए। अगर कोई डाटा संडे से बिलोंग करेगा तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई डाटा 5000 से बड़ा होगा वो भी आ जाएगा। देखिए, अब ये ट्रू क्यों आया? क्योंकि संडे की शॉपिंग थी। और ये ट्रू क्यों आया? अगेन संडे की शॉपिंग थी। ये फॉल्स हो गया, कुछ नहीं मिला। ये फॉल्स हो गया, इसका भी कुछ नहीं मैच हुआ। ये ट्रू हुआ क्योंकि इसने शॉपिंग 6000 का कर लिया। ऐसे होता है, ओके। अगर इसी सिनेरियो को चेंज कर दिया जाए और आपको बोले कि उन लोगों का पता लगाओ जिन्होंने संडे को 5000 से ज़्यादा का शॉपिंग किया है। क्राइटेरिया तो 2 ही हैं, लेकिन कंडीशन अब दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अब मैं यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करूँगा। संडे एंड 5000, अमाउंट 5000 से बड़ा और दिन आपका संडे। अब ये इसको चेक कर लेगा, ये गॉट एन आंसर। ये फॉल्स क्यों आया? कुछ भी मैच नहीं कर रहा ना। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसने ये क्राइटेरिया मैच किया, शाम।
तो आपको एंड और पता लग गया। अच्छा, इसमें कंडीशन जो है वो डेटा जैसे स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लिखना होगा या वेडनेसडे पहले डे पहले? कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास अगला केस आता है सम इफ। इसको बोलते हैं कंडीशन के आधार पे टोटल करना किसी चीज़ का। यहाँ देखो मेरे पास एक छोटा सा सैंपल डेटा सेट है जिसमें कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है। आपको बोला जा रहा है कि जिस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे एंटर करूँगा वो इस डाटा सेट में उसको ढूंढ ढूंढ के टोटल करके लाएगा। देखो मैं जिसका भी नाम लिखूँगा ना उसी का टोटल आएगा। लैपटॉप का आ गया देखो बगल में, है ना। और देखो माउस लिखूँगा तो माउस का आ जाएगा, है ना। ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर सम इफ। सबसे पहला पैरामीटर है रेंज। रेंज का मतलब डेटा सेट आपका, रेंज का मतलब आपका डेटा सेट ये वाला। क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि क्या ढूंढना है इसमें ढूंढना है माउस। और सम रेंज का मतलब हो गया वो कौन सी रेंज है जिसमें टोटल होगा, वो होगा क्वांटिटी वाली रेंज पे। पैरामीटर पढ़ के मतलब समझ के ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अरे गलत हो गया। सम इफ ये हो गया रेंज, ये हो गया क्राइटेरिया और ये हो गया सम रेंज। एंटर करोगे देन आपका सवाल हो गया। अब आप जिस भी प्रोडक्ट का नाम लिखोगे उसी का टोटल आएगा। मोबाइल लिख के देखो, मोबाइल का टोटल चेक करो, ये मोबाइल का टोटल है 4, 6, 10, 5, 15। अगर इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन के आधार पे निकालना पड़े, इस बार आपको टोटल करना है उस प्रोडक्ट का जिसका ब्रांड भी दे रखा है। अब कंडीशन क्या होगी, ज़्यादा हो गई, उठा लो ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। हमें मोबाइल का टोटल करना है, वो भी ब्रांड जिसका दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ्स। पहला पैरामीटर है सम रेंज, ये हो गई वो रेंज। दूसरा पैरामीटर है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि मेरे पास है 2 क्राइटेरिया। अगर मैं मोबाइल के साथ चलता हूँ तो पहले आपको मोबाइल की रेंज बतानी है, ये है वो रेंज। और इसका जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे, ये लेना है, ऐसे होगा ये पूरा। अब ऐसा ही काम दूसरे वाले के लिए करना है। तो पहले आप बताएंगे रेंज और फिर आप बताएंगे ब्रांड, ऐसे। अभी ब्रैकेट बंद करेंगे, देन यू गॉट एन आंसर। तो अगर टोटल करना है किसी 2 कंडीशन के आधार पे तो सम इफ्स लगाओ, और टोटल करना है एक सिंगल कंडीशन के आधार पे तो सम इफ्स लगाओ। तो अब देखिए सोनी का मोबाइल 4 आइडेंटिटी आ रही है इसमें, देखो आप सोनी के मोबाइल 4 है। अगर मैं इसी को LG कर दूँ तो LG के मोबाइल 9 बता रहा है, 7 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट से लास्ट क्लास में काउंटिव और काउंटिव्स हम पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं तो पिछले क्लास के अंदर। अब इसमें एक फॉर्मूला रह जाता है इफ एरर, उसको और देख लो फिर ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। वही निकला बस छोटा सा है, बाद में बता देखो। अच्छा, अब हमारे पास एक आखिरी सवाल इसमें बचा हुआ है जिसका नाम है इफ एरर। वो कैसे काम करते हैं देखो। मान लो वही वाला इफ एरर को पहले समझो क्या होता है। जब हम कभी कहीं फॉर्मूले लगाते हैं ना और हमारे फॉर्मूले में अगर एरर आ जाए तो कंप्यूटर ना, एक्सेल जो होता है अपनी तरफ से एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। अजीब सा लगता है वो एरर मैसेज, तो उसको अवॉइड करने के लिए और उसकी जगह पर अपना कोई कस्टम मैसेज प्रिंट करने के लिए हम इफ एरर का यूज़ करते हैं। इफ एरर का मतलब हो गया अगर मेरे फॉर्मूले में एरर है तो उसको एरर को ना लिख के मेरे कस्टम मैसेज को लिख दो, उसके लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वो फाइंड वाला। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, मेरे को टी फाइंड करना है, इसमें कहाँ है, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था फाइंड होता है क्या ढूंढना है, टी ढूंढना है, और किस में ढूंढना है, कंप्यूटर में ढूंढना है, तो ये मेरे को बता देगा ढूंढ के। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज़ ढूंढी जो इसमें नहीं है, एरर आएगा। देखना मैं इसमें क्यू ढूंढता हूँ, क्यू तो नहीं है ना, एरर आएगा। दिस इज़ एन एरर। एक्सेल में कभी भी कोई एरर आता है ना, उसकी पहचान होती है, उसके आगे हैश का साइन आ जाएगा। एक्सेल में एरर कभी भी आएगा ना, एरर बहुत सारे होते हैं इसमें, एरर कभी भी आएगा ना हैश आ जाएगा। अब ये एरर आया, इसका क्या नाम है, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर का अर्थ होता है ये एरर आने के पीछे क्या, एरर को देख के हमें प्रॉब्लम पता लग जाती है।
जो टेक्नीशियन होता है ना, जो इंजीनियर होता है, उसको गड़बड़ी देख के पता चल जाती है कि क्या ख़राब हुआ है। मैकेनिक नहीं होते गाड़ी के, वो बैठते हैं 2-3 और समझ जाते हैं गड़बड़ कहाँ है और उसी चीज़ को ठीक करते हैं वो। आप कभी भी जाना मिस्त्री के पास, उसको बोलना इसको खर्चा कितना आएगा, उसने थोड़ी ना गाड़ी ठीक करी है पूरी, वो बस चला के और थोड़ी चीज़ें बस हाथ पैर मारेगा और तुरंत बता देगा कितना खर्चा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम पता लग चुकी है, वो जान गया है कि क्या गड़बड़ी है, तभी बता रहा है वो इतना खर्चा आएगा कि आपका। ओके, तो एरर को देख के हमें प्रॉब्लम पता चल जानी चाहिए। देखो एरर, अगर एरर की पहचान तो हमें पता चल गई, हैश आता है लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे वैल्यू लिखा हुआ है। एरर बहुत तरह के होते हैं, किसी के आगे वैल्यू आएगा, किसी के आगे एन आएगा, किसी के आगे एरर लिखा हुआ आता है, किसी के आगे टैग आता है, वो दुनिया भर के आता है। तो वैल्यू का मतलब होता है, अगर ये लिखा हो इसका मतलब है आपने फॉर्मूले में एक ऐसी गलत वैल्यू डाल दी है जो है ही नहीं। तो देख लो क्यों हमने डाला, है ही नहीं, इसलिए एरर आया। आप ऐसी कोई सही वैल्यू डाल दो जो है, ठीक हो जाएगा। तो ये एरर इस वजह से आया। अब ये एरर हम प्रिंट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं इसकी जगह पर कोई मैसेज प्रिंट करना, तो हम इसको एक फॉर्मूले में बंद करेंगे, इफ एरर ऐसे, इफ एरर में बंद करेंगे। आ जाओ मेरे को आना है, 1 मिनट दो बस। यहाँ पर आप लिखना जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो अब आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है, मेरे को मैसेज प्रिंट करना है, मान लीजिए ये डैश लगा के बस खाली, एकदम खाली। अब जब मैं एंटर करूँगा खाली आएगा, देखो। अगर मैं कोई ऐसा वर्ड ढूंढता हूँ जो है तो उत्तर आ जाएगा, और कोई ऐसी चीज़ ढूंढता हूँ जो नहीं है तो खाली आ जाएगी। तो एरर प्रिंट नहीं होगा, एरर को आपने बाईपास कर दिया, तो ये होता है इफ एरर। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, अब इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल फॉर्मूले पढ़ के इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी 5 मिनट लगेंगे, मैं होके आ रहा हूँ अभी कहीं। अब हमारे अगले फॉर्मूले हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले, ये सारे के सारे अकाउंट से रिलेटेड हैं हमारे पास। तो मेरे को 6 फॉर्मूले बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है क्लास 10 मिनट ऊपर चला जाए, तो कोई इशू नहीं है। 10 मिनट कोई बैच तो नहीं है ना 1 बजे से? कोई बात नहीं है, 10 मिनट तो बच्चे बैठेंगे इतने तो फाइनेंशियल, ठीक है। ये अकाउंट से रिलेटेड सवाल हैं सारे के सारे। जब बैंक से हम कर्जा वगैरह लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो उसके सारे कैलकुलेशंस वगैरह बताई जाएंगी आज यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी मतलब रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये पूरा। भले जॉब में कभी काम करो मत करो, रियल लाइफ में बहुत यूज़ होगा। पहला फॉर्मूला है PMT, इसको कहते हैं हम मंथली पेमेंट। इसका इस्तेमाल किया जाता है EMI निकालने के लिए। अब EMI आप सब जानते हैं, हम जब भी किसी से कोई लोन वगैरह कर्जा वगैरह लेते हैं तो हमारी किस्तें बनती हैं महीने भर, उसी को EMI कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम EMI कैलकुलेटर भी कहते हैं। अब EMI निकलता है कैसे, चलिए एक सिनेरियो लेते हैं। मान लो हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो जब हम लोन लेंगे तो उसमें हमें ब्याज भी भरना पड़ेगा, तो वो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 9.8% पर एनम, यानी ब्याज जो होता है सालाना लगता है। तो 100 रुपये पे 9 रुपये 80 पैसे सालाना ब्याज लग गया। हमने ये जो लोन लिया, हमने ये लोन लिया, NPR का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। NPR क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने बनवाई 4 साल के लिए, ओके। अब हम इसकी EMI निकलना चाहते हैं, यानी टोटल इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 48। तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट क्या बनी, हमारे को ये पैसा चुकाना है, तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे लगेगा, आप यहाँ पे लगाएंगे PMT, फॉर्मूले का नाम है PMT। बस उसके अंदर जो जो पैरामीटर आपसे मांगे जाएँ वो दे देना। पहला पैरामीटर क्या है, रेट। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 टिप आपको देना चाहूँगा, यानी कुछ बताना चाहूँगा, वो आप ध्यान रखना, एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहला पॉइंट, जो भी आप इसमें इनपुट पास करोगे पैरामीटर दे के, वो डेटा मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। EMI तो मंथ के अकॉर्डिंग होती है ना, तो वो डाटा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा टिप, अगर कोई डाटा आपसे मांगा जाए और वो आपके पास ना हो तो उसे खाली मत छोड़ना, 0 डाल देना। जैसे आपसे रेट पूछ रहा है, अब रेट तो है आपके पास, कल को मान लो ना होता तो क्या डालना, 0 डाल, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पैरामीटर रेट, अब इसको मंथ में कन्वर्ट करो क्योंकि ये है सालाना, डिवाइड 12, ठीक है। 12 महीने का था तो 1 महीने का कितना हो गया, डिवाइड 12, ठीक है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर है NPR का टोटल इंस्टॉलमेंट कितने टाइम की है, तो टोटल टाइम है 4 साल का, हमें मंथ में कन्वर्ट करना है इसको। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 12, 1 साल में 12 महीने, 4 में 48,
तीसरा पैरामीटर है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपए। बस अब कुछ नहीं करना, सारे पैरामीटर यूज़ हो गए। अब आपको ब्रैकेट लगा के बंद करना है। जब आप ब्रैकेट लगा के क्लोज करोगे तो एक आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर आपको नेगेटिव में आएगा। आंसर करेक्ट होगा लेकिन नेगेटिव दिखेगा। तो इसकी किस्त बनती है 5,053 रुपये। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पैसा डेब्ट हो रहा है, आप बैंक को दे रहे हो ना हर महीने, आपको मिल थोड़ी ना रहा है, अब देना पड़ रहा है। जब आप किसी को देते हो तो डेब्ट होता है, जब लेते हो तो क्रेडिट होता है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव है। लेकिन किसी क्लाइंट को नेगेटिव में ऐसे आंसर दिखाना सही नहीं है, पॉजिटिव दिखाओगा। तो कैसे दिखाएंगे? हम अपने इस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला होता है ABS, उसमें डाल देंगे। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में ना कोई भी वैल्यू डालो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो दैट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक टिप नंबर 3 भी ध्यान रखो, कभी भी कोई फाइनेंशियल फॉर्मूले लगाओ उसको हमेशा ABS में डाल के लगाओ, उससे आपको कोई नुकसान तो है नहीं। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव आएगी, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो अच्छे अपने तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें कोई सवाल? इंटरेस्ट और कैपिटल का वैल्यू कैसे पता करें? इंटरेस्ट और कैपिटल, लोन लिया ना 2 लाख का, ये कैपिटल है। अच्छा, इसके अंदर कितना इंटरेस्ट लग रहा हो, कितना कैपिटल है? हो जाए। ओके, देखो वो निकालते हैं यहाँ पर। सवाल समझ में आ रहा है? जो हमने किस्त भरी है ना 5,053 रुपये की, इसमें कुछ पैसा प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट है। अब इनको ये निकालना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है हमारा और कैपिटल कितना हम पे कर रहे हैं, करेक्ट? तो वो कैसे निकालते हैं? देखिए, मेरे को मान लीजिए ये इंस्टॉलमेंट का नंबर हो गया, इंस्टॉलमेंट का नंबर जिसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को निकालना है इंटरेस्ट कितना है। जैसे मान लीजिए मेरी पहली इंस्टॉलमेंट है, उस पर मेरे को इंटरेस्ट पता करना है कितना लगा, ठीक है। फॉर्मूला रहेगा आपका, ABS में तो डाल के लिखना ही है, बताया था। फॉर्मूला रहेगा IPMT। PMT होता है मंथली पेमेंट, IPMT होता है इंटरेस्ट ऑन अ मंथली पेमेंट। तो ये मंथली पेमेंट पे लगने वाले इंटरेस्ट को निकाल के देता, तो बस पैरामीटर पढ़ो, निकाल दो। रेट ये रहा, और पीरियड हो गया इंस्टॉलमेंट नंबर जो कि 1 है, और NPR हो गया टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन टोटल टाइम जो कि 4 × 12 हो गया। आया समझ में ना? उसके बाद लास्ट में हो गया प्रिंसिपल वैल्यू जो कि 2 लाख रुपये हो गया। अभी ब्रैकेट लगा के बंद कर दो। जैसे आप एंटर करोगे आपको एक नंबर दिखेगा, 1633 रुपये इंटरेस्ट है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें 1,633 रुपये आपका ब्याज लग रहा है। 5,000 में से माइनस कर दो, कैपिटल निकल जाएगा। कैपिटल निकल जाएगा। अब कैपिटल भी निकाल ही देते हैं जब इतना कर दिया तो। अब यहाँ पे कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल निकालने के लिए 5,053 में से माइनस कर दो 1633, तो कैपिटल रकम है 3,420 रुपये। तो आपके हाँ, पहले इंस्टॉलमेंट से 3,420। पैसा होता तो उल्टा, जब आप इंस्टॉलमेंट देते हो ब्याज ज़्यादा होता है, ब्याज ज़्यादा होता है। तो ब्याज तो अब भी ज़्यादा है। अगर मैं लास्ट की इंस्टॉलमेंट दूंगा ना तो उसमें ब्याज बहुत कम होगा। दिखाऊं, टोटल 48 किस्त थी ना, हाँ, देखो अगर मैं पीरियड कम है ना, और पीरियड होता है ना 50 साल का, ब्याज ज़्यादा होता है। हाँ, मूलधन तो कुछ भी नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का नंबर डालूंगा ना 48, तो देखो ना ब्याज की रकम तो बहुत ही कम है, 41 रुपये ब्याज है बस, है ना, बाकी मूलधन ज़्यादा है। जैसे जैसे समय कम होता है ना, इंटरेस्ट कम होता है, कैपिटल ज़्यादा होता है। जैसे समय ज़्यादा होता है ना, उल्टा हो जाता है सीन। यहाँ देखिए, ये हो गई 18 साल की किस्त। अब देखो इंटरेस्ट ज़्यादा है कि नहीं है? अभी देखो, अगर ये पहली किस्त होती ना, पहली किस्त होती, यहाँ देखो इंटरेस्ट ज़्यादा। देखो ये हमारी EMI तो 1974 ही है, ब्याज 1633 और कैपिटल सिर्फ 341 रुपये। अभी समझ में आ गया ना? हाँ, अभी क्लियर हो गया ना फंडा। तो इस तरीके से चलते हैं ये। अब मैंने आपको PMT और IPMT दोनों समझा दिए। PMT से EMI निकला ना, EMI तो निकल गया, बट इसको EMI मंथली पेमेंट बोलते हैं। वो हम अपने देसी भाषा में लोगों को समझ नहीं आता, वैसे बोलते हैं उसको मंथली पेमेंट, लेकिन हमको मंथली पेमेंट के नाम से कभी बड़ा ही नहीं किया गया। बैंक वालों ने जब देखा, जब बोला EMI, बैंक वालों ने कभी नहीं बोला मंथली पेमेंट आपको ये पे करना है, बैंक वालों ने बोला EMI पे करना है। तो हमारे दिमाग में वो EMI घुसा हुआ है, समझेगा? लेकिन होता क्या है, वो मंथली पेमेंट बोलते हैं उसको, एक्सेल वाले कहते हैं। अब हमको नहीं पता, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले सही बोलते हैं।
उन्होंने इसको ये बोला। अच्छा, अगला हमारे पास अगला सेक्शन आता है यहाँ पर अगले टॉपिक का। देखो इसमें क्या होता है, अब मान लो मेरे पास मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 11.75% पर एनम। इसमें हमने तय किया कि हम हर महीने बैंक को 3,750 रुपये देंगे। इस बार उल्टा हो गया, इस बार हमने बोला कि हम हर महीने आपको 3,750 रुपये पे करेंगे। आप ये बताओ टोटल कितनी किस्तें बनेंगी मेरी। ऐसा भी तो होता है कई बार कि मेरी टोटल कितनी किस्तें बनेंगी। आपने किसी से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया और आप उसको हर महीने 10,000 रुपये दे रहे हो, तो आप बताओ ना कितने महीने में पूरे हो जाएंगे, वो किस्त बनाएगा। तो हम उसको निकाल सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ NPER फॉर्मूला। ठीक है, कैसे लगेगा वो फॉर्मूला, आप यहाँ पे लगेंगे पहले APS, ठीक है, फिर आप लिखेंगे NPER। अच्छा देखो मैंने वहाँ PMT को माइनस में लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा पता है ना, वो PMT देते हैं ना, डेब्ट होता है इसलिए वो माइनस में जाता है। अच्छा NPR, इसके बाद यहाँ सबसे पहला पैरामीटर है रेट, मंथ के हिसाब से करेंगे इसको डिवाइड 12। PMT की वैल्यू है 3,750, ये उठानी है, ये ऑलरेडी मंथ में होती है, कुछ नहीं करेंगे इसको। फिर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है वो देखो आपसे, और ये प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख रुपये। आप अपने फॉर्मूले को आप कर दोगे बंद। अब जैसे ही एंटर करोगे आपके पास एक नंबर आएगा, उतनी ही इंस्टॉलमेंट आपकी बनी। तो इंस्टॉलमेंट बनी आपकी 31, और 0.06 का मतलब है 32वीं जो किस्त होगी ना वो 10-50 रुपये की होगी, दे देना, इतना फर्क। या वो लास्ट वाली किस्त में बढ़ा के ले लेंगे आपसे, 31 किस्त बनाएंगे, बाकी का जो फालतू हुआ यानी 30 किस्त तो ठीक होंगी, 31वीं किस्त है ना थोड़ी ज़्यादा की हो सकती है। लेकिन इसमें जो आपने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ना सर, मंथली इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। नहीं, जो ईयरली इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करके मंथली आ जाता है इंटरेस्ट। हाँ, अगर आप ईयरली निकालना चाहते हो तो डिवाइड मत करो। हाँ वो तो खैर बात ठीक है, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। सेम डिट्टो, आप निकालोगे ना ऐसे ही निकलेगा। कभी देखना किसी से ना फ़ोन लेना, EMI बांध के उससे कहना कितने की बनी, लेना मत, पूछ लेना कितने की बनी, वो बताएगा इतना बना, मेरे को भैया 2 मिनट दो, एक्सेल बोल के कैलकुलेट करके देखना, उतना ही निकलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो फाइल चार्ज वार्ज का लगा देते हैं अपना एक टैक्स वैक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 100-150 रुपये। कई जैसे पता है हम अपनी EMI जब अपने क्रेडिट कार्ड से बनाते हैं तो कुछ पैसे कट जाते हैं 100-150 रुपये पहले फर्स्ट टाइम के, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर कोई किसी ने क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रखा हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ 4 से डिवाइड बाई 4, डिवाइड 4 से क्वार्टरली आएगा। आप क्वार्टरली करना चाहते हो तो कर रहा हूँ बस पूरी थोड़ी देर। अभी हमारे पास अगला फॉर्मूला आता है FV, ठीक है। FV का मतलब होता है फ्यूचर बैच है कोई, कितने बजे, कब से, गलत बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है, 2 तारीख से है। अगर सर SQL आपके पास करना हो तो मैं तो अरे क्यों नहीं कर सकती, मेरे पास आज की डेट पे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं दिखा देता। देखो कई बार क्या होता है हमारे पास घर में पैसे पड़े होते हैं और हम उन पैसों को बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक हमको बदले में ना पैसे देता है, रिटर्न करता है, उसको बोलते हैं ब्याज, और हमको लास्ट में एक मैच्योरिटी मिलती है ना। तो उस चीज़ को हम इससे निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास 4 लाख रुपए हैं, हम एक अच्छे से बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, बैंक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है आज के टाइम पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब जो नॉर्मल बैंक है ना वो 6.5%, 6% रिटर्न देते हैं FD के ऊपर, ठीक है, अच्छी से अच्छी FD जो करते हैं आप 2 साल की 1.5 साल की। लेकिन अगर आप बंधन बैंक में जाते हो तो FD का रेट बहुत अच्छा है, मतलब औरों से आधा या 1% फालतू मिलेगा हमेशा आपको, और सीनियर सिटीजन का 7.75% या पता नहीं 8% के आसपास है, ठीक है, तो वहाँ का रेट ज़्यादा है। तो ये मैंने ले लिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने FD करा दी 3 साल की। हमको ये पता करना है कि 3 साल के बाद हमको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है, मैच्योरिटी मतलब पूरी हो जाएगी जब FD, तो कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे FV, क्योंकि वो पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा ना, तो फॉर्मूला लगेगा FV का। तो पहला पैरामीटर हो गया आपका रेट, और मंथ में कन्वर्ट करके चलेंगे डिवाइड करके। वो बैंक वाले से पूछ लेते हैं कि भैया ब्याज कैसा दे रहे हो। कई बैंक ना क्वार्टरली ब्याज देते हैं, कई बैंक ईयरली भी देते हैं ब्याज, और कई बैंक मंथली भी देते हैं। तो कई बार वो जो FD करते हैं ना, तो FD में ऑप्शन आता है, अगर आपने कभी ऑनलाइन FD करी है ना, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको FD मंथली करनी है कि मतलब ईयरली करनी है, क्वार्टरली करनी है। आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपकी FD होती है, समझ लो। अगर आप FD करते हो मंथली, तो उसमें लास्ट में जब ले दे के आपका ब्याज बनेगा ना वो ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी FD करते हो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में आपकी FD का ब्याज थोड़ा कम होगा, ईयरली करते हो तो बहुत कम होगा,
एक्चुअली जो जैसे आपने मंथली करी, आपने 100 रुपये जमा करे, मंथली आपने एफडी करी, मंथली का ब्याज आना चाहिए, तो 100 रुपये पे 1 महीने के बाद मान के चलो 10 पैसे का ब्याज आ गया, लेट सपोज है 10 पैसे का ब्याज है, 50 पैसे का ब्याज आएगा, तो अगले महीने जब आपका पैसे का ब्याज आएगा ना, वो 100 रुपये 50 पैसे के लग के आएगा, पैसा जुड़ता जा रहा है ना, ब्याज पे ब्याज ब्याज ब्याज, इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसे का फर्क आता है, यील्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बाद में आपको रियलाइज़ होता है। कभी ऐसा ऑप्शन है ना तो उसको बोल सकते हो बैंक में जब कराते हो, मंथली इंटरेस्ट पे आउट, उसको बोल दो मंथली इंटरेस्ट पे आउट करना है जी, एफडी तो करनी है मेरे को, लेकिन मंथली इंटरेस्ट पे आउट कर दो, तो मंथली इंटरेस्ट पे आउट के हिसाब से एफडी करते हैं। ओके, यहाँ पर गए हम सी, रेट पूछ रहा है, रेट मैंने ले लिया और मंथ के हिसाब से कर दिया डिवाइड बाय, ठीक है। एनपीआर आ गया, एनपीआर का मतलब हो गया टोटल टाइम, तो यहाँ पे टोटल टाइम में मैंने डाल दिया 3 साल। अब मैं जब हर चीज़ को मंथ में ले रहा हूँ तो इसको भी मंथ में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा पीएमटी, अब बताओ पीएमटी तो है ही नहीं मेरे पास, और मैंने आपको बोला था कि जब कोई ऐसी वैल्यू आपसे पूछी जाए जो नहीं हो तो 0 डालते हैं। अब आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, वो 4 लाख रुपये है। अब जब आप इसे क्लोज करके बंद करोगे देन यू गॉट एन आंसर, तो आपकी वो रकम हो जाएगी 4,96,861 रुपये। आगे समझ में, 4,96,861 रुपये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मैच्योरिटी 5 लाख रुपए बननी चाहिए, कितना पैसा डालूं? ये मैच्योरिटी कितनी बननी चाहिए, तो कितना पैसा जमा करना चाहिए? तो एक बड़ा कंफ्यूजन सवाल बन गया ना। अब ये सवाल समझाता हूँ, पीवी से निकलता है। मान लो मेरे को मैच्योरिटी चाहिए 2.5 लाख रुपए की, कितने की? 2.5 लाख रुपए की। पैसा कितना बनना चाहिए? एक मिनट, कॉल उठाई दो। हेलो, आपको बोल रहे हो काउंसलर? आज का पता नहीं है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 2-4 मिनट, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट सवाल है, इसको करके ख़त्म करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर ये पता करना है कि मेरे को बैंक में गया, मैं बैंक में जाने के बाद मैंने कहा कि मेरी एफडी कर दो 2 साल के लिए, तो बैंक ने कहा ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.25% का। फिर उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट और बोली बैंक को, हमने बैंक को बोला ये बताओ मैं कितने पैसे जमा करूं कि मेरी मैच्योरिटी 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब बैंक वाला इसका सीधा सीधा जवाब तो हमको कभी देगा नहीं, वो कहेगा भाई मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है वो कर दो, वो इस अपरेटिव में नहीं पड़ेगा। लेकिन हम खुद से निकाल सकते हैं इस सवाल को। इसका तरीका होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे पीपी नाम का फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाएंगे यहाँ से, मंथ के हिसाब से कन्वर्ट करोगे, टाइम उठाओगे, पीएमटी की वैल्यू है नहीं आपके पास, 0 डालोगे, फ्यूचर वैल्यू आपके पास 2.5 लाख रुपए उठा लोगे और ये बंद कर दोगे। आपके पास एक रकम निकल के आती है 2,16,350। अगर आप इतने रुपए जमा कर देते हो तो आपके एग्जैक्ट 2.5 लाख रुपए बनेंगे मैच्योरिटी, मंथली पे आउट, EMI बोलते हैं। तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे, कंप्लीट आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हमारे लुकअप वगैरह के फॉर्मूले रहते हैं, वो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को ओवर करते हैं, बाय बाय।